यहाँ भाग डाला, न अनुच्छेद डाला, पृष्ठ 1 डाला है ना। ऐसा यहाँ पे देखो, जो अपना पहला भाग क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र भाग 1 1 से 4 तक, नागरिकता भाग 2 5 से 11, मूल अधिकार 3 12 से 35, बीपीएसपी राज्य की नीति निष्पत्ति 36 से 51, मूल कर्तव्य भाग 4, यहाँ पे ए डलना चाहिए था है। यहाँ पे भाग 4 ए डलेगा, तब तो 51 डलेगा है। हाँ, भाग 4 ए 51, भाग 5 अपन ने पढ़ा 52 से लेके 51 तक, भाग 6 पढ़ा अपन ने 152 से लेके 237 तक। भाग 7 जो है वो भाग 7 निरसित हो चुका है, ये अब संविधान में नहीं है। भाग वो क्वेश्चन पूछा यार, आप क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं, क्वेश्चन बना भी का निम्न में से कौन सा भाग संविधान से निरसित हो चुका है, हटा देंगे। भाग 7 हट चुका है। भाग 8 में आती है यूनियन टेरिटरीज, संघ और संघ शासित प्रदेश। 8 भारत वर्तमान में कितने संघ शासित प्रदेश हैं, 8 हैं। भाग 9 में पंचायतें, भाग 9 में पंचायतें, भाग 9 ए में नगर पालिका है, और 9 बी में क्या है, सहकारी समितियां हैं। भाग 10 में एससी एसटी क्षेत्र हैं। भाग 11 में देखो, ये 11 वाला भी ऐसे याद किया जा सकता है, गलती ना हो आप लोगों से, तो इधर इधर गौर करो आप। 7 में क्या है, ये भाग 5 में क्या है, केंद्र या संघ, और भाग 6 में क्या है, राज्य। 5 और 6 को जोड़ोगे तो बनेंगे कितने, 11। तो भाग 11 में पूछा है क्या है, संघ और राज्य संबंध। तो क्वेश्चन पूछा है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप किस भाग में है, 11। 5 और 6 को जोड़ दो, 5 6 11, 5 में संघ और 6 में राज्य, और 5 6 11, तो भाग 11 में क्या होगा जब दोनों जुड़ गए, तो केंद्र राज्य संबंध, केंद्र संघ राज्यों के बीच में संबंध किसमें, भाग 11 में। भाग 12 में वित्त संपत्ति और संविदाएं हैं। भाग 13 में व्यापार समागम है, वाणिज्य व्यापार समागम है। भाग 14 में क्या है, अधिकरण से ट्रिब्यूनल्स हैं। इसमें देखो, इसमें फिर यहाँ पे ये गलती है, और पता नहीं किस मक्कार ने बनाई है। इसमें देखो भाग 14 में क्या है, सर्विसेज हैं, सेवाएं, संघ राज्य सेवाएं, और 14 ए में क्या है, भाग 14 ए में अधिकरण है, ट्रिब्यूनल्स हैं। तो 14 में सेवाएं, ये देखो सेवाएं जो यूपीएससी आती है 315 312 है, और भाग 14 ए में क्या है, अधिकरण ट्रिब्यूनल्स हैं। भाग 15 में चुनाव है, निर्वाचन आयोग है। भाग 16 में विशेष उपबंध है। भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 में आपात उपबंध है, ये इंपोर्टेंट है 18 वाला, कई बार पूछा गया। 20 वाला इंपोर्टेंट है, संशोधन है, संविधान संशोधन 20 और केवल एक ही अनुच्छेद। भाग 5 संविधान का सबसे बड़ा भाग, भाग 20 संविधान का सबसे छोटा भाग, केवल भाग 20 संविधान संशोधन अनुच्छेद संख्या कितनी, ये तो छोटा ये हो गया अपने 368 है, केवल एक ही भाग, भाग 20 संविधान संशोधन कहाँ से लिया, दक्षिण अफ्रीका से, एक ही अनुच्छेद 368। अगला देखो, ये 21 में विशेष उपबंध है, और भाग 22 में क्या है, इसमें भाग 22 में संविधान का नाम और अधिकृत पाठ और ये सब दिया हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है संविधान का नाम किस अनुच्छेद में है, तो अक्सर उसमें अनुच्छेद 1 दिया जाता है, 1 1 न लगाना, जो संविधान के आखिरी अनुच्छेद है उसमें ही संविधान के नाम है। तो संविधान का 393 अनुच्छेद 393 में संविधान का नाम दिया गया है भारत का संविधान। तो ये तो तुम्हारे भाग थे, भाग 22 याद करने, इनमें से ये वाले बहुत पूछे जाते हैं। चुनाव वाला 15, राजभाषा वाला 17, आपात उपबंध 18, संविधान संशोधन 20, ये बहुत पूछे जाते हैं, इनमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। केंद्र राज्य संबंध 5 + 6 = 11, 5 में केंद्र और राज्य में, 6 में राज्य, और 5 6 11 केंद्र राज्य में। 7 हटा गया, 8 में यूनियन टेरिटरी, 9 में पंचायतें, 9 ए में क्या हो जाएगा, नगर पालिकाएं, और 9 बी में सहकारी समिति। ये इन्होंने अब अनुच्छेद वाइज दिया, अपन लोग राज्य तक पढ़ चुके थे, अब इम्पोर्टेंट अनुच्छेद पढ़ना है, तो हमारी लिखने वाली मेहनत कम हो, इसलिए हमने हाँ लास्ट अपना 235 हो। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, ये अपना हो गया था, ठीक है। भाग 7 देखो ये लिखा है, अब देखो यहाँ समझो, भाग 7 लिखा है क्या, निरसित। भाग 7 को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है।
इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है भाग 8 में यूनियन टेरिटरीज में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है ये है 239 ए, इसको कहते हैं 239 ए। इसमें दिल्ली के बारे में विशेष उपबंध किए गए हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है दिल्ली के लिए विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में किए गए हैं? 269 ए 239 ए में 239 डबल ए में दिल्ली के बारे में विशेष उपबंध किए गए हैं। आगे आ जाओ। और इसमें को और कुछ नहीं पढ़ना तुम लोगों को, केवल ये दिल्ली वाला याद रखना है 239 डबल ए, 239 डबल ए ये याद रखना है, ठीक है। अब आगे आ जाओ। भाग 9 में पंचायतें, ये सभी को पता है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं पंचायतों में से उनको देखो। भाग 9 243 से लेके कहां तक है? 243 ओ तक, 243 ओ तक है, ये ध्यान रखो। विस्तार इसका कहां तक है? इसमें काका गागा लिखा है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में समझे अपन लोग। 243 ओ तक है। भाग 9 में पंचायतें दी गई हैं। और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला? 73 में संविधान संशोधन, 73 में संविधान संशोधन कौन सा? 1992 में। ये 1992 में 73 में संविधान संशोधन हुआ। भाग 9 में पंचायतें जोड़ी गई। पंचायतें किस सूची का विषय है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तो पंचायतें किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। एक क्वेश्चन तो ये बनता है, राज्य सूची का विषय है। 73 में संविधान संशोधन से एक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। संविधान कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में पंचायतों कितने विषय सौंपे गए? 29 विषय सौंपे गए। 29 विषय सौंपे गए। तो ये कुछ क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से सबसे अब क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनने कहाँ शुरू होते हैं? अब इनकी परिभाषाओं से बनना शुरू होते हैं। और परिभाषाओं में से जो सबसे पहली परिभाषा है, यहां से आ जाओ आप। 243 ए में, जो 243 ए में दी गई है वो ग्राम सभा की परिभाषा, ये इंपॉर्टेंट है। पूछा गया था ग्राम सभा किस में परिभाषित है? 243 ए में परिभाषित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आती है 243 डी। 243 डी, इसमें आरक्षण की बात की गई है। पंचायतों में आरक्षण, पंचायतों में जो आरक्षण होता है वो महिलाओं को कितने % आरक्षण मिलता है? बोलो। 33% आरक्षण मिलता है महिलाओं को। और राज्य चाहे तो बढ़ा भी सकता है। तो पहला ऐसा राज्य जिसने पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया वो कौन सा था? प्यारा बिहार। यूपी में महिलाओं को कितना आरक्षण है? 50% है। सब अल्लाह झुल रहा। यूपी में भी 50% है, लेकिन पहला राज्य बिहार बना था जिसने महिलाओं को पंचायतों में कितना दिया? 50%। 33 तो देना ही देना है, कोई भी राज्य हो। लेकिन राज्य चाहे तो वो बढ़ा भी सकता है। तो बढ़ा कितना कर दिया? 50। अरे यार, पूरे यूपी में अगर मान लो कि 15,000 प्रधान है तो 7,500 प्रधान कैसी हैं? महिलाएं हैं। इसमें अब अगला जो आपका आता है, इसमें अगला आता है पंचायतों का निर्वाचन। पंचायतों के लिए निर्वाचन, ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका। और 243 आई में, 243 आई में पंचायतों क्या है? निर्वाचन है। और पंचायतों और नगर पालिका के चुनाव कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग। राज्य नहीं, राज्य चुनाव आयोग। 243 के में है राज्य चुनाव आयोग। देखो, चुनाव से कंफ्यूज। भारत में जितने भी चुनाव होंगे वो सारे चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा। लेकिन अपवाद लगा दो, पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कौन कराएगा? भारत राज्य निर्वाचन आयोग। तो जैसे पूछा जाए उपराष्ट्रपति चुनाव कौन कराता है? भारत का निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति का, भारत में लोकसभा का, विधानसभा का, विधान पर, सबका आंसर यही होगा। लेकिन क्वेश्चन आ जाए पंचायतों और नगर पालिकाओं का, राज्य निर्वाचन आयोग। ये नगर पालिकाएं अपनी भाग 9 ए में नगर पालिकाएं दी गई हैं। नगर पालिकाओं में से ज्यादा आर्टिकल पूछे नहीं जाते,
केवल नगर पालिकाएं में 3 प्रकार का प्रशासन होता है, नगर पंचायत, नगर पालिकाएं और नगर निगम। 3 प्रकार का प्रशासन होता है इसमें। पंचायतों के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर। पंचायतों के 3 स्तर होते हैं, कौन से? एक तो होती है ग्राम पंचायत, और एक होती है क्षेत्र पंचायत, और एक होती है जिला पंचायत। पंचायतों के 3 स्तर, ग्राम पंचायत, क्षेत्र। गांव में जो इसका हेड होता है वो प्रधान कहलाता है, जो क्षेत्र पंचायत में इसका हेड होता है वो ब्लॉक प्रमुख कहलाता है, और जो इसका होता है वो जिला पंचायत अध्यक्ष कहलाता है। 3 स्तर तो होते हैं जिले में। ऐसे ही नगर पालिकाओं के 3 स्तर नहीं होते हैं, 3 अलग अलग प्रकार होते हैं। जो छोटे क्षेत्र हैं उनमें नगर पंचायत, फिर इसके बाद आती है नगर पालिका, जैसे उरई क्या है नगर पालिका, और इसके बाद बड़े शहर जहां 10 लाख से नगर निगम। तो नगर पंचायत को नगर पालिका से कोई लेना देना नहीं, ना नगर पालिका को नगर निगम से लेना, लेकिन यहाँ लेना देना है। जिला पंचायत से पैसा कहाँ जाएगा? क्षेत्र पंचायत से गाँव। ये स्तर होते हैं, ये 3 स्तर नहीं है। ये क्वेश्चन गलत होता है कि नगरीय प्रशासन के 3 स्तर होते, नहीं होते भाई। उरई नगर पालिका को कालपी नगर पालिका से क्या लेना देना, या कानपुर नगर निगम को उरई नगर निगम से कोई लेना देना, या कोई मान चलो कि नगर पंचायत है जैसे नदी गांव नगर पंचायत, उसको उरई से क्या लेना? सब अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है। लेकिन कोई ग्राम पंचायत है तो उसे अपनी क्षेत्र पंचायत से लेना देना है, और उसे अपनी जिला पंचायत से भी लेना देना। तो इसमें 3 स्तर होते हैं, बाकी नहीं होते। सहकारी समितियां, बस सहकारी समितियों में याद रखना है भाग 9B में है, ये किस संविधान संशोधन से जुड़ी? इनका संविधान संशोधन पूछा जाता है तो 97वां संविधान संशोधन 2011। ये सरकारी समितियों संबंधी भाग 9B कब जुड़ा? 97 में संविधान संशोधन 2011 से जुड़ा। ये इसमें बात याद रखनी है। भाग 10 है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, कोई किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र कौन घोषित करता है? क्वेश्चन इतना ही बनता है, कोई क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र है, ये कौन घोषित करेगा? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र घोषित करता है। केंद्र राज्य संबंधों में आ जाओ, भाग 11 में। भाग 11 में केंद्र राज्य संबंधों में से, इसमें से 246 इंपोर्टेंट है। 246 बात करता है 7वीं अनुसूची का। इसमें इस 246 में क्या आती? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में भी 3 सूचियां दी गई हैं। 7वीं अनुसूची में केंद्र सूची 3 सूची, एक तो संघ सूची, एक राज्य सूची, और एक समवर्ती सूची। संघ सूची विषय पे कानून बनाने की शक्ति किसकी? संसद की। राज्य सूची पे कानून बनाने की शक्ति किसकी? राज्य सरकार की। और समवर्ती सूची पे कानून बनाने की शक्ति किसकी? दोनों की। ये ध्यान रखना है। इसके बाद 248 इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है। वो पूछता है अवशिष्ट शक्तियां किस अनुच्छेद में है? अवशिष्ट शक्तियां 248 में है, और अवशिष्ट शक्तियों पे कानून बनाने की शक्ति किसकी? संसद की। किसकी शक्ति? संसद की। ये ध्यान में रखना है। 249 भी बहुत इंपोर्टेंट है। 249 क्या कहता है? राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने की शक्ति, विशेष राष्ट्रीय हित का कोई विषय है उस पर राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने की शक्ति किसको मिल जाती है? संसद को मिल जाती है। ये भी ध्यान रखना, ये बहुत पूछा जाता है। राज्यसभा जब पढ़ाते हैं तब भी इसको बताते हैं कि कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का होगा, ये कौन घोषणा करेगा? इसकी राज्यसभा घोषणा करेगा। 250 कहता है अगर आपातकाल लगा हुआ है तो राज्य सूची के विषय पे कानून कौन बना सकता है? संसद बना सकती है। ये तीनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इस पर थोड़ा समय दो और फिर से लिखो। 248 में अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट विषय वो विषय कहलाते हैं, अवशिष्ट विषय वो विषय कहलाते हैं जिनको, जो किसी तीनों सूची में किसी विषय में, मतलब तीनों लिस्ट में नहीं दिए गए हो, तो उन अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसकी? संसद की। 248 अवशिष्ट शक्तियां। 249 क्या कहता है कि राष्ट्रीय हित में संसद चाहे तो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। 249। और 250 क्या कहता है कि आपातकाल के समय, आपातकाल के समय क्या होना है? आपातकाल का भी समय
संसद राज्य सूची के विषय पे क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। ये इस बात को भी ध्यान में रखना है अपन लोगों को। ये गलत नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछे या नहीं। 248, 249, 250 बहुत संभावना है और गलती होती है इसमें। 248 क्या कहता है, अवशिष्ट शक्तियां। 249 क्या कहता है, 249 के राज्य सूची के विषय पर कोई राष्ट्रीय महत्व का विषय है, राष्ट्रीय हित का विषय है, तो उस पर भी संसद कानून बना सकते हैं। 250 आपातकाल के समय भी बना सकते हैं। यहीं से एक संविधान संशोधन हुआ और एक नया आर्टिकल जुड़ा 246A, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करता है, जीएसटी टैक्स। तो जीएसटी टैक्स किस अनुच्छेद में आया, 246 का सब क्लॉज ए। कौन से में संविधान संशोधन से, 101 में संविधान संशोधन से। 101 में संविधान संशोधन 2016 लागू कब से हुआ, 1 जुलाई 2017 से। और जीएसटी टैक्स किस में, 246A में, ये ध्यान में रखना है। जीएसटी काउंसिल है उसमें। ठीक है, हो गया ये। आज से कितने दिन रह गए हैं परीक्षा के, 5 दिन, 7। चलो ठीक है, अब उसमें जोड़ोगे किसी को पहले आए। चलो आगे देखो, आगे देखो। इसमें से इंपोर्टेंट है 254। 254 क्या बात करता है, 254 कहता है कि संसद द्वारा बनाई गई कोई, संसद ने कोई लॉ बनाया और राज्य ने कोई लॉ बनाया, उन दोनों लॉ के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, असंगत है, तो कौन सा लॉ प्रभावी होगा, संसद द्वारा बनाया हुआ कानून प्रभावी होगा। संसद का भी, संसद जैसे मान जो समवर्ती की सूची विषय है, शिक्षा है, तो शिक्षा को लेकर कोई संसद ने कानून बनाया, कोई उत्तर प्रदेश विधानसभा ने बनाया, वो दोनों में क्या है, विरोधाभास है, तो फिर किसका कानून माना जाएगा, संसद का। ये बात कहता है 254। ठीक है, और इसमें बात, इसके ये इंपोर्टेंट नहीं है अपने। इसके बाद ये देखिए, ये दोनों इंपोर्टेंट है, इसको देखो। 262 क्या कहता है, 262 कहता है नदी राज्य प्राधिकरण, जल संबंधी विवाद। दो राज्यों में नदी को लेकर, अंतरराज्यीय नदी को लेकर क्या हो सकता है, विवाद हो सकता है, तो उनको लेकर ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, कावेरी प्राधिकरण, नदी प्राधिकरण। क्वेश्चन पूछा है अंतरराज्यीय नदी विवादों को लेकर प्राधिकरण किसमें है, 262। 262 में भाई एक नदी कई राज्यों से गुजर सकती है, उसके पानी को लेकर विवाद उठ सकता है 2 राज्यों में, तो उस विवाद को सुलझाने के लिए एक नदी प्राधिकरण बनाया जाता है जो उस विवाद को सुलझाता है, 262 में। एक तो 263 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अंतरराज्यीय परिषद का बात करता है। अंतरराज्यीय परिषद बनाई जाएगी जिसमें चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक सभी राज्यों के बीच में क्या बना रहा है, समन्वय बना रहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है इंटर स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और 262, 263 गलती नहीं होनी चाहिए। 262 में नदी विवाद प्राधिकरण है, अंतरराज्यीय नदी विवाद प्राधिकरण। 263 में अंतरराज्यीय परिषद है। चलो आगे देखो, अगला भाग 12 वित्त संपत्ति संविधाएं। तो इसमें इधर से शुरुआत करते हैं अपन लोग, ये तो कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, धैर्य से सुनिए आप लोग। देखो 266 का 1 और 266 का 2, इसमें भारत की कौन सी है, संचित निधि। भारत की संचित निधि किसमें, 266 के 1 में, और इसमें कौन सी है, लोक लेखा निधि। लोक लेखा निधि। तो 266 में, 266 के 1 में भारत की संचित निधि। देखो इसमें एक, इसने एक ही में लिखा ऐसे, क्योंकि अभी इंडेक्स बता रहा ना,
भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे। 266 में भारत की संचित निधि, 266(2) में लोक लेखा निधि। क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है, संचित निधि से अगर तुम्हें पैसा निकालना है तो किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? संसद की। सब अन्ना बोल रहे हैं। संसद, संचित निधि से अगर पैसा निकालना है तो किसकी अनुमति? संसद की अनुमति लेनी पड़ेगी। और अगर लोक लेखा निधि से पैसा निकालना है तो किसकी अनुमति? सरकार की। सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। ये गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला इंपोर्टेंट है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि से अगर कोई पैसा निकालना है तो इसके लिए किसकी अनुमति चाहिए होती है? राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए होती है। ये तीनों से क्वेश्चन बनते हैं, लोक लेखा निधि, संचित निधि, आकस्मिक निधि। इनसे किसकी अनुमति से पैसा निकलता है? तो संचित निधि से संसद की अनुमति से निकलता है, लोक लेखा निधि से सरकार की अनुमति से निकलता है, और आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति की अनुमति से निकलता है। ये ध्यान रखना। आकस्मिक निधि का आकार कितना है? 500 करोड़। आकस्मिक निधि उस तरह से है जैसे कि आपके घर में पैसे दुखे रहते हैं, कहीं चावल के डब्बे में, कहीं अखबार के नीचे, माताएं दुखा के रखती हैं। तो जब बिल्कुल ही आफत आ जाए, अरे पति सब पैसे हार गया जुए में, फिर आया, उसने डंडा उठाया, लाओ निकालो जो कुछ, तब वो चावल के डब्बे के पैसे निकलते, वो लो 500 का और खेल लो, अब कुछ नहीं होता। ऐसे नहीं कि राष्ट्रपति कब खर्च करेगा ये निधि? जब सरकार की वो 2 निधियां खाली हो जाएंगी, और खर्च करने के बाद फिर सरकार की जिम्मेदारी क्या है? ये दोबारा से 500 डाल दो, बनी तो रहे, वही निधि खत्म हो गई। तो इस बार फिर महिलाएं दोबारा से चुपके से 500 रुपए जुगाड़ करके, उन्हें पता रहता है कब पिटना पड़ जाए। हाँ, इसलिए 500 तो बचा कर रखते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना। ये तीनों सरकार के फंड कहलाते हैं, सरकार के खाते कहलाते हैं। इसमें गलत अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट आपको नहीं करना है। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ। इधर देखो 279A एक नया अनुच्छेद जुड़ा, और उसमें क्या जोड़ा गया? जीएसटी काउंसिल जोड़ी गई, जीएसटी परिषद। तो जीएसटी टैक्स एक अलग चीज है जो 246A में जुड़ा है, जीएसटी काउंसिल एक अलग चीज है जो 279A में जुड़ा है। और जीएसटी काउंसिल का हेड कौन होता है? कौन इसका प्रमुख होता है जीएसटी काउंसिल का? बोलो। केंद्र का वित्त मंत्री। और सदस्य कौन होते हैं? बोलो। सभी राज्यों के वित्त मंत्री। 280 में क्या है? वित्त आयोग। ये भी बहुत पूछा जाता है। वित्त आयोग 280 में है। वर्तमान में 16वां वित्त आयोग गठित हो गया है। उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हाँ, 16वें वित्त आयोग का। हाँ, अरविंद पनगड़िया। हाँ, तो वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग गठित हो गया? 16वां। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कैसे? अरविंद पनगड़िया। 15वां चल रहा था, वो उसके NK सिंह थे। तो ये भी यार, वित्त आयोग का काम क्या है? वित्त आयोग का काम उस बंदर की तरह है जो 2 बिल्लियों की लड़ाई में क्या करता है? रोटी बांटता है। तो वित्त आयोग का काम क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच में करों के बंटवारा करना। केंद्र सरकार टैक्स वसूलती है, लेकिन केंद्र सरकार तो अपने आप में कोई जगह है नहीं। अरे कुछ केंद्र को खर्च करना है तो किसी खर्च तो राज्यों में ही होगा। कहीं एम्स बनवाएंगे, कहीं सड़कें, तो राज्यों में खर्च होगा। तो कितना पैसा केंद्र से राज्यों को मिलेगा, इस चीज का बंटवारा कौन करता है? वित्त आयोग। 280। बेटा यहाँ फोन ना करो, आप लोग इलाका बनाए रखो। चलिए आगे देखते हैं अपन लोग। बाकी चीजें ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे आ जाओ। ये इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ये 300, अनुच्छेद 300। ये क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा में। वाद और कार्रवाइयां। क्वेश्चन होता है कि जो सरकार के ऊपर केस लाए जाएंगे वो किस नाम से लाए जाएंगे? तो सरकार के ऊपर केस लाए जाएंगे तो वो केंद्र सरकार होगा तो भारत संघ के नाम से, और राज्य सरकार होगा तो उस प्रदेश का नाम। जैसे केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, तो अभी केंद्र सरकार के ऊपर केस लाया जा रहा, वाद लाया जा रहा या कार्रवाइयां की जा रही, तो भारत संघ के नाम से। और अगर राज्य के ऊपर तो राज्य का नाम। जैसे तुम लोग कोई अपराध करोगे
तुम लोग कोई अपराध करोगे तो सरकार तुम पे मुकदमा चलाएगी। मान लो गांजा पकड़ा गया, पुलिस इंस्पेक्टर ने गांजा पकड़ लिया, तो एक पार्टी तुम हो गए, तुम्हारा नाम रमेश कमलेश जो भी हो, और दूसरी तरफ कौन होगा, राज्य उत्तर प्रदेश। तो जब कभी भी अपराधी बनोगे तो न्यायालय के बाहर जब पुकार लगेगी तो कमलेश बनाम राज्य उत्तर प्रदेश, एक तरफ कौन है, राज्य, और एक तरफ कमलेश। तो जितने भी कमलेश गणेश सुरेश ये सब फंसे रहते हैं। तो ये 300 से पता चलता है बाद और कार्रवाई में। तो क्वेश्चन पूछा है केंद्र सरकार के मुकदमा किस नाम से किया जाएगा, भारत संघ। ठीक है, ये अपना पढ़ ही चुके हैं, संपत्ति का अधिकार 300A में चला गया था और ये कानूनी अधिकार बन गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार भाग 3 से हटके किस भाग में चला गया, भाग 12 में, 301 आर्टिकल 300A है, भाग 3 से हटके कहाँ चला गया, भाग 12 में चला गया। चलो आगे देखो, ये राज्य क्षेत्र की व्यापार समागम है, इससे अपन को कुछ लेने के नहीं, लेकिन 301 पूछ लेता है व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता यहाँ पर है। तो मान चलो कि आप अपनी ब्रेड बना रहे हो कहाँ पे, उरई में, और वो चाहते हो कि ब्रेड केरल में बिके, तो बिकेगी नहीं, क्या बिकेगी, आप केरल तक व्यापार, वहां पे केरल के ब्रेड वाले मिलके क्या आपकी उत्तर प्रदेश की ब्रेड का विरोध कर सकते हैं, बोले उरई की ब्रेड केरल में नहीं बिकेगी। पूरे भारत में आप क्या करोगे, अपना व्यापार वाणिज्य करोगे। सर्विसेज ये भी इंपॉर्टेंट है, भाग 14 यूपीएससी की बात करता है। सबसे इसमें 312 और 315 इंपॉर्टेंट है। 312 बात करता है ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करता है, ऑल इंडिया सर्विसेज अखिल भारतीय सेवाएं। वर्तमान में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, 3 में IAS होता है और IPS होता है और IFS होता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। वन सेवा फॉरेस्ट वाली, फॉरेन वाली नहीं है, विदेश सेवा नहीं है, गलत हो जाता तुम लोगों से। तो ये भाग में रखा, क्वेश्चन पूछा है वर्तमान में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं, 3, और ये 3 के 3 किए। F का मतलब वन सेवा है, फॉरेस्ट सर्विस। अब आ जाओ आगे, 315 यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग की बात करता है। तो इसमें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। तो ये इनका काम क्या होता है, भर्ती करवाना। ये ऑल इंडिया सर्विस वाली परीक्षा कौन कराता है, यूपीएससी कराता है, और राज्य लोक सेवा आयोग भी इसमें भी है। क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में है, तो वो भी किसमें आएगा, 315। संघ का भी है और राज्यों का भी यही व्यवस्था की गई है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उसके सदस्यों एवं अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राज्य वाले के राज्यपाल करेगा। अगला देखते हैं अधिकरण, ये अलग जुड़ा था, ये भी दोनों आर्टिकल बहुत इंपोर्टेंट है। 14A में इसमें देखो 323A और 323B, इसमें बात करता है प्रशासनिक अधिकरण की और इसमें बात करता है अन्य विषयक अधिकरण की। तो इसको कैट कहते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, कैट। कैट पूछा है किसमें, तो 323A में आता है कैट, और 323B में क्या आता है, अन्य ट्रिब्यूनल। तो और भी बहुत सारे केंद्र सरकार ने ट्रिब्यूनल्स बनाए, जैसे कंपनियों का ट्रिब्यूनल्स होता है, और NGT पूछा जाए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये सब किस में आएंगे, 323B में आएंगे। क्वेश्चन पूछा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत, 323B के तहत, और कैट की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत, 323A के तहत। निर्वाचन की बात करें तो 324 में भारत का निर्वाचन आयोग की बात की गई है। भारत का निर्वाचन आयोग किसमें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324 में आता है। 326 में आता है, इसमें आता है वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बात की जाए तो किसमें आएगा, इसमें आता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और ये इसमें 21 साल से उम्र घटा के 18 साल की गई थी, किस संविधान संशोधन से, 61वें संविधान संशोधन 1989 से। राजीव गांधी सरकार थी, वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटा कितनी की गई, 18 वर्ष की।
ये कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। इसमें से देखो क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, ठीक है। इसमें देखो आप लोग, तो देखो लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण 323, लोकसभा में आंग्ल भारतीयों एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण 331, ये खत्म हो गया। 2 सीटें लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए होती थी। इसे 104वें संविधान संशोधन, 104वें संविधान संशोधन 2019 से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो एंग्लो इंडियन वाली सीटें क्या कर दी गई, समाप्त की गई। ये ध्यान रखना। देखा है लोकसभा में आंग्ल भारतीय को प्रतिनिधित्व 2 सीटें होती थी। इस क्वेश्चन पूछा जाएगा लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सीटों को समाप्त कर दिया किस संविधान संशोधन से, 104 से, ठीक है। अब राज्यसभा और विधानसभा में एससी एसटी के आरक्षण 332, राज्यसभा में एंग्लो भारतीयों के समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व ये भी खत्म हो गया 104वें संविधान संशोधन से। राज्यसभा राज्यों की विधानसभा में 1 सीट किसके लिए रिजर्व रहती थी, एंग्लो इंडियन के लिए, वो भी समाप्त कर दी गई 104वें संविधान संशोधन। ये इलाका आप क्यों शोर कर रहे हो, हा? गलत बात ना, अपन किसी एक का बुलडोजर चल जाए तो अभी तुम लोगों ने हमसे पढ़ी नहीं हो कभी ना, पहली बार पढ़ रहे हो, हाँ? नहीं हमसे तो पहली बार पढ़ रही है, नहीं वो तो हम ही बोल जाते बीच में। देखो अगला देखो, ये आर्टिकल इंपोर्टेंट है। लोकसभा में एससी एसटी के आरक्षण 30, ये खत्म हो गया। एंग्लो इंडियन वाला क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। बस अब इधर आ जाओ तुम, ये वाला आर्टिकल, ये बड़े इंपोर्टेंट हैं, बहुत छुपे हुए। 338 338 ए, देखो अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग ये, और फिर अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, और अभी एक नया जुड़ा है 338 बी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग 102वें संविधान संशोधन से, 102वें संविधान संशोधन से। तो ये तीनों आयोग एक साथ हैं, और गलती होती है कि जनजाति था कि जाति था कि पिछड़ा था। फिर समझो, सबसे पहले है जाति के लिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के लिए आयोग 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग 338 ए, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 338 बी। ये तीनों गलत नहीं होने चाहिए, इसको भी ध्यान में रखना है, गलत नहीं होने चाहिए। वो कब जुड़ा, 102वें संविधान संशोधन से जुड़ा। इधर आ जाओ, ये दोनों चीजें याद रखनी है, 341 और 342। 341 में अनुसूचित जातियां हैं, 342 में अनुसूचित जनजातियां हैं। ये कोई जाति अनुसूचित जनजाति होगी, इस बात की घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ये ध्यान रखना। इस बात की घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, इसको ध्यान में रखना। तो ये इंपोर्टेंट है, ये सारे आर्टिकल ये दिमाग में रखो। ये वाले तो रखो ही, 338 338 ए और 338 बी। सबसे पहले जाति, फिर जनजाति, और फिर पिछड़ा वर्ग। और वो भी कब बना, नया बना 102 से, 102वें संविधान संशोधन से। हाँ राष्ट्रपति, अरे कोई तुम हो, जैसे तुम कह रहे हो हमें अनुसूचित जनजाति बना दिया जाए, मांग कर रही, तुम्हारी आंदोलन कर रहे हो, कुचल रहे हो, तुम लोग ट्रक जला रहे हो, घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति। क्या तुम्हें कोई गोद ले ले तो बन जाओगे अनुसूचित जनजाति, सपेरों के साथ मिल जाओ, वहीं रहने लगो, बंजारों के साथ मिल जाओ। जालौन उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है, जालौन और अयोध्या 2 जिले ऐसे हैं जिसमें एक भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती। मतलब जो सरकारी आंकड़े हैं उसके अनुसार क्वेश्चन पूछा गया पुलिस की परीक्षा में, निम्न में से कौन सा जिला ऐसा है जिसमें एक भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती, जालौन और अयोध्या। शुरू में कोशिश की, फिर हम लोगों ने भगा दिया, एक भी अभी इस समय कोई नहीं है। फिर कहाँ करती निवास,
भाग 17, भाग 17 में राजभाषा है, भाग ही इंपॉर्टेंट है। राजभाषा किसमें? 17। अब देखो इधर देखो, यहाँ क्वेश्चन गलत कहाँ से होता है। वो पूछा है कि संघ की राजभाषा होगी, कौन होगी? संघ की राजभाषा हिंदी होगी। तो यहाँ पे राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, पहले तो यही गलती ना करो। संघ की राजभाषा कौन होगी? हिंदी होगी। और राजभाषा दिवस अपन लोग कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को राजभाषा दिवस। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी। इसमें राजभाषा आयोग की बात की गई है। तो क्वेश्चन पूछा राज, अभी इसमें लिखा था क्वेश्चन में हमें 344, राजभाषा आयोग 344। संघ की राजभाषा कौन होगी? हिंदी होगी। उसकी लिपि कैसी होगी? देवनागरी होगी। अब आ जाओ इधर में, इसमें से 348 बहुत इंपॉर्टेंट है। 348 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो भी काम होंगे उनके लिए जो भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधिनियमों के विधेयकों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होगी? अंग्रेजी होगी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के काम करने की भाषा कौन सी है? इंग्लिश है। तो तुम्हें मान चलो तुम्हारा मुकदमा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में फांसी तलवार लटकी है, तुम कटघरे में खड़े हो, वकील उधर से ची बोल रहा है, जज भी बोल रहा है, पूरी बातें इंग्लिश में हो रही, और लास्ट में पता चला है फांसी। मतलब जिसको, जो न्याय के लिए दरवाजा खटखटा रहा है उसको तो समझ ही नहीं आ रहा है। 1 घंटे के हल्ले के बाद उसे क्या समझ में आया? हाँ? तो क्या आपको न्याय इस भाषा में दिया जाए कि जो आपको समझ में नहीं आए? मान चलो कि जैसे आप कभी जनजातियों में फंस गए, जनजाति आपको उठा लेगी, वो अलग भाषा में बात कर रही, ची 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 पू पू, आप आधा घंटे से खड़े हो और लास्ट में क्या करो? मार दो। तो आधा घंटा जो उनका डिस्कशन हुआ वो तुम्हारे समझ में आया नहीं? तो क्या? हाँ, लेकिन अनुच्छेद 348 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के काम करने की भाषा क्या होगी? अंग्रेजी होगी। ये नहीं कह सकते वहां खड़े हो गए हमारे को समझ ही नहीं आ रहा, क्या तुम कर रहे हो, बताओ क्या कहने वाले हो, क्या न्याय हो रहा है हमारे? सीधे फांसी लो और जाओ। अब ये देखो 2 इंपोर्टेंट अनुच्छेद हैं, इसको भी देखो। 350, 350A, ये देखो, ये क्वेश्चन छुपा हुआ है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। ये प्राथमिक स्तर की पढ़ाई होगी वो मातृभाषा में हो, इसके लिए सरकार क्या करेगी? प्रयास करेगी। प्राथमिक स्तर में 5 तक आपको अपनी मातृभाषा में पढ़ाया जाए। फिर इसके बाद आप बड़े कॉलेज में पढ़ते हो, फिर वहां भाषा का रोना नहीं रो सकते आप। और 351 कहता है कि हिंदी के विकास के लिए राज्य क्या करेगा? बढ़ावा देगा, हिंदी के विकास की कोशिश करेगा। 351। 350 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक स्तर की पढ़ाई हो वो मातृभाषा में हो, इसकी बात करता है। पांच लोगों को भारत रत्न मिला इस बार, ठीक है, लेकिन उनमें से एक ही जिंदा है। भारत में तो लोग जब बड़ाई करते हैं जब आदमी मर जाए। भाई मर जाओगे तुम्हारी फोटो लगा दी जाएगी, तेरे ही खाने लोग आ रहे, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा था, हमेशा मदद की। अरे जब वो रहा तब तो तुमने बात नहीं की उससे। कहने का मतलब वो लोग चले गए 80 में, और भारत रत्न अब मिल रहा है तो उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? जब आदमी जिंदा है तब उसके कामों की क्या हुई? सराहना नहीं हुई। चलो इधर देखो, हल्ला ना करो। इधर देखो, भाग 18 इंपोर्टेंट है, आपात उपबंध की बात करता है 352 से 360 तक। और इसमें क्या है? जर्मनी का बीबर कॉन्स्टिट्यूशन, वहां से आपात उपबंध अपन ने लिए हैं। तो अब इसमें आपात उपबंध 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का आपातकाल होता है, आप सभी जानते हो। कौन कौन से आपातकाल? 352, 356 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी कहते हैं इसको, राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? 356 में राष्ट्रपति शासन। और इसको क्या कहते हैं? वित्तीय आपातकाल। क्वेश्चन बनने देखो कैसे बनते हैं।
352 से बनता है राष्ट्रीय आपातकाल। किसमें? 352। राष्ट्रीय आपातकाल क्या पूरे राष्ट्र में लगाया जा सकता है कि किसी छोटे हिस्से में भी लगाया जा सकता है? तो पूरे राष्ट्र में भी लगाया जा सकता है, छोटे हिस्से में भी लगाया जा सकता है। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। 3 बार 62 का युद्ध लड़े तब लगा, 1971 का युद्ध लड़े तब लड़ा, 1975 का युद्ध लड़े तब लड़ा। 75 में नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई इंटरनल सिक्योरिटी की वजह से। इसमें 356 में राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है, और जब किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था क्या हो जाती, खराब हो जाती, तब लगता है राष्ट्रपति शासन। तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? पंजाब। पंजाब ऐसा पहला राज्य बना जहां सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया। और सबसे ज्यादा अधिकतम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। 10 बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा। वित्तीय आपातकाल, जब देश की वित्तीय हालत खराब हो जाए, पैसा सरकार किसी को दे ना पाए, चुका ना पाए, तो वित्तीय आपातकाल। और ये अभी तक नहीं लगा, वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा। क्या कहते हो, तुम लोगों की कृपा रही तो लगाओगे? अरे तुम्हारी कौन सा, तुम्हें सरकार से पैसा मिल रहा है, उनकी वेतन रुकेगी जो सरकारी कर्मचारी हैं। ठीक है, ये बात याद रखना है इसमें। अब देखो यहाँ पे, देखो ये 2 इंपोर्टेंट आर्टिकल, फिर से वही बात करते हैं अपन लोग, धैर्य बनाए रखो आप लोगों ने। देखो 358 क्या कहता है? आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। मैंने बताया था आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 अपने आप सस्पेंड हो जाता है, छिन जाता है। वो किस आर्टिकल के तहत? 358। अनुच्छेद 19 अपने आप समाप्त हो जाएगा। और 359 क्या कहता है? आपातकाल के दौरान प्रदत्त अधिकारों का प्रवर्तन और निलंबन। उनमें से कहते हैं कि और अधिकार अगर छीनने तो 359 से छीन सकता है, लेकिन इसी में लिखा है कि 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के दौरान भी सस्पेंड, छिनेंगे नहीं, निलंबित नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है। तो 359 बात करता है। चलो अब आ जाओ इधर पे, मिसलेनियस पार्ट में आ जाओ, भाग 19 में। इसका 361 इंपोर्टेंट है, इसका 361 इंपोर्टेंट है। 361 क्या कहता है? राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज्य प्रमुखों को संरक्षण। यही वो अनुच्छेद है जो कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का पद के दौरान उनके ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद के दौरान उनके ऊपर किसी भी तरह की न्यायिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। वो किस अनुच्छेद के तहत? 361 के तहत। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, और उस समय मुख्यमंत्री थे जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा था। फिर उस केस में उन्हें भी इन्वॉल्व किया गया, लेकिन सरकार ने क्या किया कि उन्हें राजस्थान का बना दिया, राज्यपाल बना दिया। जब वो पद पे है तब तो उनका मुकदमा नहीं चल सकता, पद पे बने रहे, उधर फैसला हो गया और बच क्या गए, रही नहीं हो। तो ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का पद के दौरान उनको मुकदमा नहीं चलेगा, पद के बाद तो चलेगा। भाई राष्ट्रपति तेज रफ्तार से कार चला रहा था रही में, तेज है, तुमको चल गए उससे, वो राष्ट्रपति पद पे, तो तुम जब वो हटेगा तब तुम्हारे ऊपर उसका कुचलने का मुकदमा चलेगा, या उसे तुरंत हटा के मुकदमा चलेगा। जैसे संसदीय विशेष अधिकार में अपन लोग पढ़ते हैं कि किसी भी सांसद की गिरफ्तारी संसद परिसर के अंदर से नहीं होगी। तो पुलिस पछया रही है उसे, वो भी तेज कार भगा के कहाँ घुस गया, और फिर उधर से पुलिस क्या दिखा रहा है, पकड़ लो बोले। तो पुलिस भी क्या कह रही है, तुम बाहर निकलो तो। हाँ, तो किसी भी संसद की गिरफ्तारी संसद परिसर के अंदर से नहीं होगी। फिर लिखा है होगी, लेकिन किसकी अनुमति से? लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति ले ले तो अंदर, लेकिन अनुमति वो काय को देगा? अपनों के बीच में अपन अनुमति देंगे? तुम सांसद हम सांसद, लेकिन पुलिस वाले भी डंडा लिए निकलो, शाम तक निकलो। ये ध्यान रखना है, तुम पछया जाओ किसी को संसद के अंदर हो। चलो अगला देखते हैं। ये सबसे छोटा भाग, भाग 20 संविधान का सबसे बड़ा भाग, भाग 5 सबसे छोटा भाग,
संविधान संशोधन करने की शक्ति और किसमें दी गई है? 368 में दक्षिण अफ्रीका से ली है। अब ये जो 371 ABCD दिए गए ये उपबंध है संक्रमणकालीन। इसमें से अस्थायी उपबंध है जिसमें जम्मू कश्मीर का 370 वाला क्या हो गया? अबोलिश हो गया, हट गया। तो ये यही हटा है। और ये हटा कब अपना? इसकी डेट बताओ। 31 अक्टूबर 2019 से लागू। सरदार जी की जयंती थी, उसी दिन से लागू किया। वो बहुत हल्ला किया, बोले सरदार था, लोहा था, वो उसी सरदार चाहते थे, वो तो कहा इन्होंने। और 31 अक्टूबर 2019 से क्या कर दिया? लागू कर दिया। वो कहा अब शांति आएगी, बहाली आएगी जम्मू कश्मीर में। लेकिन 19 के बाद क्या चुनाव हो पाए वहां? कैसी शांति और कैसी बहाली जो 5 सालों में नहीं आई। चलो अब अगला देखो, ये देखो भाग 22 इंपोर्टेंट है, सभी अनुच्छेद इसके इंपोर्टेंट है, इसको समझो। भाग 22 में क्या है? हमने बताया था कि संविधान का नाम किस अनुच्छेद में दिया गया है? संविधान का नाम भारत का संविधान होगा। ये भारत का संविधान, ये किसमें? ये लड़के बहुत गलत करते हैं, अनुच्छेद 1 लगा देते हैं। ये ध्यान रखो, आखिरी अनुच्छेद है 393। इधर भारत का संविधान ये नाम दिया गया है, संक्षिप्त नाम किसमें? 393। प्रारंभ कब से होगा? ये बात कहता है 94 26 जनवरी 1950 से लागू होगा। लेकिन 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद क्या हो गए थे? लागू हो गए थे। ये वाली बात भी इसी में लिखी है। 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। बाकी का पूरा संविधान कब से लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 से लागू। हिंदी में उसका ट्रांसलेशन कराया गया। वो प्राधिकृत पाठ किसमें है? 394A में है। और 395 निरसन मतलब कुछ विधियों को हटाता है। हटाता कैसे? तो क्वेश्चन ये पूछा है कि संविधान लागू होने से पूर्व भारत का शासन किस अधिनियम से चल रहा था? संविधान लागू होने से पहले भी तो भारत चल रहा था, व्यवस्थाएं थी, तो वो किससे चल रही थी? 18 सब भारत शासन अधिनियम 1935। तो 395 क्या कहता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 क्या किया जाएगा? समाप्त किया जाएगा। लास्ट वाला ये किसे समाप्त करता है? भारत शासन अधिनियम 1935 को क्या करता है? ये खत्म करता है। भाई जब नया संविधान लागू हो गया तो पुराने वाले को हटाना पड़ेगा जिससे चल रहा था। कौन से चल रहा था? भारत शासन अधिनियम 1935। किसे संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं? भारत शासन अधिनियम 1935। संविधान का 2/3 हिस्सा किससे लिया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। चलो ये हो गया अपना। तो ये अपना संविधान खत्म है, मतलब अनुच्छेद के हिसाब से। अब कुछ और पार्ट्स हैं, उनको अलग अलग से देखते हैं अपन लोग। देखो एक चीज अपन को पढ़नी है, इस चीज को समझो। 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है कि बेटा हम ऐसे जब पीछे मुड़ेंगे तो किसी की भी तरफ देखेंगे और अगर वो शोर करता हुआ दिखा दिया तो उसका सबसे प्रिय अंग हटा दिया जाएगा सभी। यही तो हनुमान के साथ हुआ था भाई। जब हनुमान पकड़े गए लंका में, सब राक्षस बैठे, बोले क्या करें, दूध के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। तो लोगों ने कहा कि दूध को मारा नहीं जा सकता जान से,
इसको क्या कर सकते हैं? तो बोले कुछ और कर सकते हैं। तो मैंने कहा तो क्या करो? बोले इसका सबसे प्रिय अंग काट दो। हाँ, तो फिर क्या होगा? उन्होंने कहा प्रिय अंग कौन सा होगा इसका? पूंछ। पूंछ ही। तो इसलिए आप लोग जैसे ही मुड़ेंगे और जो दिख गया तो उसे पता नहीं क्या खूना पड़ जाए अपना। चलो आगे बढ़ते थे, इसलिए शोर मत करो, अभी बनाए रखो एनर्जी, तो 1 घंटे और पढ़ा देंगे। देखो, संविधान के प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी? संविधान के प्रारंभ में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में कितनी है? 12। तो प्रारंभ में कितनी थी? 8। तो ये 8 से जो 12 तक की कहानी, ये क्वेश्चन बनता है कि कैसे जोड़ी, क्या जोड़ा, क्या नहीं जोड़ा। तो इसके लिए अपन लोगों को 4 संविधान संशोधन याद होने चाहिए। तो पहला ये हम 2 बार लिख रहे हैं साथ साथ, इसका मतलब संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन 1951, फिर इसके बाद 52वां संविधान संशोधन 1985, फिर इसके बाद अपना 73वां संविधान संशोधन 1992, फिर इसके बाद अपना 74वां संविधान संशोधन 1992। ये 4 संविधान से इससे क्या जुड़ी? 9वीं, इससे जुड़ी 10वीं, इससे जुड़ी 11वीं, इससे जुड़ी 12वीं। जुड़ा क्या? 9वीं अनुसूची में वो विषय डाले गए जिनको लेकर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। जो विषय 9वीं अनुसूची में चले गए उनको लेकर जुडिशियल रिव्यू, मतलब उनको लेकर आप न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकते। 10वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया? दल बदल अधिनियम जोड़ा गया कि एक सांसद या विधायक जिस दल से जीत के आया है दूसरे दल में मिल जाता है तो उसकी संसद की सदस्यता क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के विषय जोड़े गए, कितने? 29 विषय। और इसमें अगली अनुसूची में इसमें नगर पालिका के विषय जोड़े गए, कितने? 18 विषय। तो ये इनकी कहानी है। पहला संविधान संशोधन 1951, ये सन इसलिए इंपोर्टेंट है, पहला 52वां 73वां और 74वां हो गया। यहाँ पे जितने बैठे हैं सब दे रहे हैं पुलिस की परीक्षा। मन से तो बाले की हो गई। ठीक है, ये हो गया होगा इतना है। चलो, अब 3 संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आप जानते हो 8वीं अनुसूची, जानते हो 8वीं अनुसूची, इसमें कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। ये बात भी आप जानते हो, 22 भाषाएं। लेकिन प्रारंभ में कितनी थी? इसमें प्रारंभ में 14 थी। तो 14 से लेके 22 तक की कहानी कैसे जुड़ी, इसको देखते हैं अपन लोग। तो इसके लिए 3 संविधान संशोधन याद रखने हैं, 21, 71 और 92। 21 और 71 को जोड़ दोगे तो बनेगा 92। इससे भी याद रख, 21, 71, 92, ये 3 संविधान संशोधन याद रखने। 21वें संविधान संशोधन से 21वें संविधान संशोधन से कौन सी भाषा जुड़ी? 15वीं नंबर की सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21वें संविधान संशोधन केवल एक भाषा जुड़ी। 71वें संविधान संशोधन से 3 भाषा जुड़ी। 71वें संविधान संशोधन 3 जुड़ी,
कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकण तट से कोंकणी। इससे 4 भाषा जुड़ी 92 संविधान संशोधन से। 4 भाषा कौन कौन सी जुड़ी? बोडो, संथाली, डोंगरी और मैथिली। तो ये वाले संविधान संशोधन भी याद रखने। प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं। 14 से 22 का सफर इन संविधान संशोधनों से तय हुआ। जब अंबेडकर की प्रतिमा लगाई जाती चौराहों पर, तो उनके एक हाथ तो उंगली का इशारा करता है, बेटा इस दिशा की ओर जाओ, और दूसरा क्या, दूसरे हाथ में क्या होता है? संविधान की पुस्तक। तो क्या उसमें संशोधन होते रहते हैं जैसे नेशनल? वो तो वही वाली, हर साल नई पुस्तक भी पकड़ानी चाहिए, नई अपडेटेड। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन भर मूर्ति पूजा का विरोध किया, किया नहीं किया? और जब वे निपट गए तो लोगों ने क्या किया? तो क्वेश्चन अगर पूछा है कि भारत में सबसे पहले किस देवता की मूर्ति बनाएगी, तो वो बुद्ध ही थे। सबसे पहले मूर्ति निर्माण की जब कला स्टार्ट हुई तो किस भगवान की बनाएगी? बुद्ध ही बनाई। और जो जीवन भर संघर्ष करते रहे। सर उससे पहले तो मूर्तियां नहीं थी, तो कौन सी मूर्ति पूजा की विरोध करते थे? हाँ, उसके पहले मूर्तियां नहीं थी। मूर्ति वैसी नहीं, पाषाण की पहली मूर्ति। मूर्तियां तो बनती थी, जैसे मान लो कि मोहर में बनी है, माता देवी की मूर्ति बनी है, 2 पत्थर जोड़ दिए। लेकिन जो मूर्ति कला में मथुरा मूर्ति कला और अमरावती मूर्ति कला स्टार्ट हुई, तो मथुरा मूर्ति कला में भारत में सबसे पहली मूर्ति बुद्ध की बनी। ये हो गया 21 से 91। अब इसके बाद और संविधान संशोधन देखो। 99वां, लास्ट वाले 99वां, 100वां, 101वां, 102वां, 103वां, 104वां, 105, 106। 99वां संविधान संशोधन से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, एनजेक कहते हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, एनजेक। ये 99वें संविधान संशोधन से जुड़ा, लेकिन ये एकमात्र संविधान संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो ये वाला तो जुड़ा भी, फिर असंवैधानिक हो गया। असंवैधानिक। 99वें संविधान संशोधन, 100वें संविधान संशोधन से बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश को इलाके सौंपे गए, कुछ सौंपे गए। बांग्लादेश के साथ जो हमारा 3 बीघा कॉरिडोर, जो कॉरिडोर विवाद था, उसको सुलझाया गया 100वें संविधान संशोधन से। ठीक है। 101 से तुम्हें पता ही है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जुड़ा। 102 से ओबीसी पिछड़ा वर्ग आयोग। पिछड़ा कौन से अनुच्छेद में बोलो? अनुच्छेद 338 बी। जीएसटी टैक्स किसमें? 246 ए। 103 में संविधान संशोधन, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण, किसमें? आर्टिकल 16 का 6। ये समझ पा रहे हो? बाद में कहो क्या लिखा है, एक आध घंटे बाद तुम्हें समझ ही नहीं आएगी। अभी तो टीचर बता रहा कि 16 का 6 क्या हो गया, 10 का है, बिंदी कहाँ है। क्योंकि कई बार आप लोग फोटो तो खींच लेते हो,
और सालों बाद उस फोटो को देखो बोले जाने का याद ही नहीं आ रहा क्यों जी। हमारे साथ बड़ा कंफ्यूजन होता है, कई बार दोस्तों के साथ फोटो खिंचवाई फिर भूल जाते हैं हम को थे, क्योंकि अगर मन से याद नहीं रखोगे तो फिर फोटोओं से याद नहीं होता। और जो दोस्त आपको मन से याद है उसकी फोटो भी ना हो तो याद रहता है, कम होते हैं ऐसे लोग। इसलिए तो आदमी अपनी शादी वीडियो कैसे बनवाता है, क्योंकि अगर पत्नी मन से याद नहीं है तो फिर बार बार रिवाइज कर लो कि यही तो थी। और उसी वीडियो कैसेट में तो पोल खुलती है, कई लोग कहते हैं बोले हम तो भाई सब कुछ खाते नहीं हैं, तो बस थोड़ी गए, थोड़ा हल्का फुल्का लिखा, लेकिन जब उनकी वीडियो कैसेट में देखो सबसे ज्यादा प्लेट भरी, वो भला उस वीडियो कैसे बनाने वाले का जो ऐसे लोगों को कवर करता है। यही बात लड़कियां कहती हैं हम तो कुछ भी नहीं खाते, सबसे ज्यादा कहो हर काउंटर से वही गुजरेंगे। चलो इसमें देखो ईडब्ल्यूएस को कितना आरक्षण 10%। 104 में से क्या बना बोलो, एंग्लो क्या एससी एसटी कर रहा है, एंग्लो इंडियन का पद समाप्त, एंग्लो इंडियन का पद समाप्त किया गया और एससी एसटी का आरक्षण कितना बढ़ा, 10 वर्ष के लिए बढ़ गया। ये वो आरक्षण है जो आपको लोकसभा और राज्यसभा में मिलता है, लोकसभा सीटों में मिलता है। जैसे ओरई की सीट है ये लोकसभा की आरक्षित सीट है और वो एससी के लिए क्या है रिजर्व है। तो 2000 अभी ये 21 में हुआ तो 2030 तक रहने वाली है, ठीक है। ये कुछ लोग नहीं कहते, ये लाइन तो सुनी होगी संविधान में शुरुआत में आरक्षण 10 साल के लिए था, ये वो 10-10 साल करके था जो सीटें रिजर्व में, एजुकेशनल और नौकरियों में तो कभी नहीं था। 105 में से राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार, कोई जाति ओबीसी में आएगी या नहीं आएगी ये कौन तय करेगा, राज्य तय करेगा। कोई जाति पता चला उत्तर प्रदेश में तो ओबीसी में आती पर दूसरे राज्यों में नहीं आती, तो वो राज्य तय करता है कि उसके यहाँ की ओबीसी लिस्ट में कौन सी जाति आएगी कि नहीं आएगी। 106वां वाला ये लेटेस्ट है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इससे महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में कितना आरक्षण, 33% आरक्षण। और ये सरकार ने कह तो दिया लेकिन लागू किया क्या, नहीं किया। और क्या आसार है कि आने वाले 10 सालों में लागू होगा, नहीं होगा। तो ऐसा हल्ला मचाने की कोई जरूरत नहीं है और महिलाओं को 10% मिल गया, ये बस कर दिया उनने। अब लागू कब से होगा बोले अभी तो चल रहा है, बोले जब नया परिसीमन आयोग बनेगा तब लागू होगा। और नया परिसीमन आयोग नई जनगणना की रिपोर्ट के बाद बनता है, तो नई जनगणना की रिपोर्ट 2031 में आएगी। वो क्योंकि 21-22 क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि 2026 तक लोकसभा की सीटों में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है, कई परीक्षा में पूछा गया, लोकसभा की सीटों में परिवर्तन नहीं होगा कब तक, 2026 तक। तो 2026 तक तो वैसे ही सीटें नहीं बढ़नी है, तो ये आरक्षण तो 2031 की रिपोर्ट के बाद बढ़ेगा। 31 में जनगणना होगी, उसकी रिपोर्ट आएगी 32 में, फिर परिसीमन आयोग बनेगा 33 में, वो अपनी रिपोर्ट देगा 34 में, सरकार को लागू करना होगा 33 में। बोले हम, फिर वो सरकार कहेगी हमने थोड़ी कहा था, हमने बनाया ही नहीं, ये तो वो बना गए थे, हम हटा रहे थे। तो बस उसको नाम अच्छा से दे दिया, जैसे अमृतकाल, नारी शक्ति, आत्मनिर्भर, ऐसे अच्छे अच्छे नाम होते हैं। वो आदमी रोजगार मांग रहा है, वो करे आत्मनिर्भर। तो ये लेटेस्ट संविधान संशोधन है। और अगर क्वेश्चन पूछा है कि संविधान में अभी तक कितने संशोधन हो चुके हैं, 106। ठीक है, अब अपन लोग कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, लगभग अपना सपरा रिवीजन क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब अपना डाउट आउट हो तो पूछ लो, जब तक हम फिर इसमें क्वेश्चन वाली पीडीएफ शेयर कर दें तब तक।
उसे बुला नहीं। इसमें कनेक्ट करो, एक और भेजा मैंने, कनेक्ट स्टार्ट हो गया। हाँ कनेक्ट है तो फिर वो टेलीग्राम खोल दो बस, ठीक है। वो नहीं, ये आ रही है। तुम लोगों की क्षमता हो पढ़ने की तो पढ़ो, ना हो तो हम भी ए, क्या हो गया इसमें? अच्छा जी। कहाँ? हाँ ठीक है, इस क्वेश्चन की पीडीएफ डाल देंगे। अभी तो लगा लो, अभी अभी बेटा उधर शोर ना करो, क्यों किसी का अंग खराब करवा रहे हो। इसमें देखो, भारतीय संविधान में किस में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? तो 42 में संविधान संशोधन तीन नए शब्द जोड़े गए थे। तो इससे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं ये? इसमें देखो, भारतीय संविधान प्रस्तावना में तीन नए शब्द जब 42 से जोड़े गए, सबको पता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन क्या बनता है, कितनी बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ? एक बार, वो यही हुआ। कौन से शब्द जोड़े गए? क्या यहाँ पे प्यारे बच्चों धर्मनिरपेक्ष है? पंथ निरपेक्ष है। तो पंथ निरपेक्ष देश वो देश कहलाता है जिसका कोई अपना पंथ ना हो, और जितने भी देश में पंथ और धर्म है सबका क्या करें? सम्मान करें। इसी सम्मान का फायदा तो मिलता है तुम लोगों को, छुट्टी मिल जाती हर, चाहे किसी की हो। कोई प्रिंसिपल ये कह सकता है कि वो ईद की छुट्टी नहीं करेगा क्योंकि उसके स्कूल में कोई मुस्लिम नहीं पढ़ता? होगी, हम तहलका मचा देंगे, धर्मनिरपेक्ष देश में। चलो, संविधान संशोधन के लिए आवश्यक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सब देखो, सब पुलिस वाले हैं इसमें। संसद के प्रत्येक सदन के लिए सदनों का बहुमत, संसद के प्रत्येक सदन के लिए उपस्थित या मत देने वालों का बहुमत, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सी होगा। संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, तो सदन का तो बहुमत चाहिए ही चाहिए, साथ में उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत चाहिए।
देखो ये लिखा है 2/3। तो ये फिर से समझो, सदन का, संसद में जितने उस सदन में बैठे हैं या बैठ सकते हैं उनका तो बहुमत मतलब 50%, और जितने वोट दे रहे हैं उनका 2/3। भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियां हैं? भारतीय संविधान में संशोधन कितनी पद्धतियों से हो सकता है, बोलो? 2। भारतीय संविधान में संशोधन कितनी पद्धतियों से हो सकता है? 3 पद्धतियों से हो सकता है। 3 कौन कौन सी? एक तो है साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से, और एक विशेष बहुमत प्लस आधे से कम आधे राज्यों की विधानमंडल के बहुमत से। जैसे जीएसटी को विशेष बहुमत से पारित किया और प्लस प्लस आधे से राज्यों ने भी पारित किया। तो 3 तरीके से संविधान संशोधन होता है। निम्नलिखित में से किस मामले में निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन किया गया? तो के.एम. नानावती, केशवानंद भारती, बोलो। सब अन्ना झोंक रहे तुम लोग। चंबकई दो राजन बनाम मद्रास राज, ये भी तो देखो, केशवानंद भारती का केस 73 का है। तब तक तो 40-42 संविधान संशोधन हो चुके थे। वो पूछ रहा पहला संविधान संशोधन लाने का क्या कारण था, कौन सा केस था? चंबकई दो राजन बनाम मद्रास राज। भाषा के आधार पर नया राज्य बना था आंध्र प्रदेश। ये चंबकई दो राजन वाला एक आरक्षण वाला मामला था। सही से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तुम लोग इतना ध्यान रखो, चंबकई दो राजन, कहानी लंबी है बताने। निम्नलिखित में से कौन से इंदिरा साइनी बनाम भारत संघ के मामले में पारित फैसले के बारे में सही है, बताओ? यूपीएसआई पूछा गया 2017 में। बहुत इंपोर्टेंट केस है, इंदिरा साइनी बनाम भारत संघ। इसमें लिमिट लगाई गई थी, और लिमिट क्या लगाई गई थी कि आरक्षण किसी भी तरह 50% से ज्यादा नहीं बनना चाहिए। तो आरक्षण में किसी भी तरह का मानदंड 50% से अधिक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर पी सही है इसमें। पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण मिलता है पदोन्नति। आरक्षण नहीं देगा नवोन्नतक वर्ग का, ये नहीं था। केवल इसमें क्वेश्चन पूछा है 50% की लिमिट, कोटा किसमें लगाया गया था? इंदिरा साइनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। और अभी जो 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण बना, तो फिर ये कोटा 50 से कितना हो गया? 8। मूल संविधान में 7वां अध्याय जिसे 1915 संशोधित वह किस विषय संबंधित था? तो वो हमने बताया था, भाग 7 हटा दिया गया। भाग 7 हटाया गया ना, तो वो किस में? राजभाषा केंद्र शासित भाग बी के राज्यों से संबंधित था। ये ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। तो अगर धैर्य से पढ़ा होगा तो चीजें हमारी याद आएंगी, और नहीं पढ़ा होगा तो किसी और की याद आएंगी। विधिक उम्र क्या है वोट देने के लिए? में 18 साल। एक वो संविधान संशोधन कौन सा था अपना? 61वां, 1989। वोट देने का अधिकार एक कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार? कैसा अधिकार? संवैधानिक अधिकार है, ये ध्यान रखना। संवैधानिक अधिकार है। और किस अनुच्छेद में? 326 में। वोट देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, अनुच्छेद 326 में। प्रथम संशोधन ये करा चुके हैं हम लोग। प्रथम संविधान संशोधन से क्या जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में जो विषय डाले जाते हैं उनका क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू नहीं होता। जुडिशियल रिव्यू नहीं होता। भारतीय संविधान का पहला संशोधन वर्ष, अरे ये किस वर्ष में किया गया था? अपन ने बताया था 1951 में। देखो, अगर पढ़ा ढंग से तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन खुद ब खुद कहेगा कि हाँ। और इतना भी जोश में मत रहना कि गलत टिक तो सही हो गया, बोला गलत भर गया।
मैं परीक्षा देने गया और परीक्षा को 15 मिनट में मुझे समझ में आ गया कि मुझे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। इतना उत्साहित हुआ कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो गए जो गलत नहीं, मतलब 150 क्वेश्चन 150 भी आ रहे, फिर क्या चाहिए आगे। हाँ 2-3 फिर ऐसे ही गलत हो गए, खुशी में गलत हो गए। दल बदल किससे जोड़ा गया? 10वीं अंक से। ठीक है, टिक क्या करना पता है तुम्हें। संसद अपनी संविधान संशोधन प्रक्रिया अरे यार मूलभूत ढांचे का सिद्धांत किस केस से आया? केशवानंद भारती बनाम यूनियन में। मतलब संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूलभूत ढांचे को नहीं बदल सकती। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट किससे आया? तो ऐसा लगता है क्लास समझ में आ गई तुम लोगों में। ये बताया था भाग 7 इंपोर्टेंट है, वो पूछता है कौन सा भाग हटा दिया गया। क्या अगर ये क्वेश्चन लग रहे हैं तो अच्छी बात है, ऐसा ही वाले लग रहे हैं तो कांस्टेबल वाले लग ही आएंगे। देख अभी तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ किस मामले में बैठी? तो कितने जजों की? 13 जजों। तो फैसला किसके पक्ष में आया? जो जिसमें ज्यादा जज होंगे। एक तरफ 7 थे, एक तरफ 6 थे, 7 वाले जीत गए। 7-6 के अनुपात में फैसला आया। 7 ने क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का भाग है। 6 ने कहा नहीं है, तो 7 वाले जीत गए। अब अगर ये बात कहनी है फिर से प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो कितने बैठे? 14 बैठे। हाँ अब भी नहीं बैठेंगे। ये वाला भी बताया था, एंग्लो इंडियन 331, 330, 332 पढ़ाए थे। अरे हमने बताया था आरक्षण कितने साल के लिए सीटों में, यही तो 104 में संविधान संशोधन से यही तो हुआ। 21 से लेकर अब 29 तक बढ़ा दिया गया, तो 10-10 साल के लिए बढ़ा गया। अब 104 से एंग्लो इंडियन वाले उन्होंने खत्म ही कर दिए। तो आपातकाल भी आपको बताया। ऐसा भारत में पहली बार आपातकाल कब लगा था? 62 में लगा था। दूसरी बार 71 में। तीसरी बार, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। कितनी बार आपातकाल लगा? आपका ज्यादा ही आएगा। हाँ ऑप्शन बी सही होगा, हमने बताया था। आपातकाल लगता है तो 19 को अपने आप क्या हो जाता है? सस्पेंड हो जाता है, उसे हटाने की जरूरत 19 बी, ऑप्शन बी सही होगा। स्वतंत्रता का अधिकार अपने आप। राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की स्थिति में कितने दिनों के बाद समाप्त हो जाती है यदि सत्र के चलते उस संदर्भ में? देखो आपातकाल लगा दिया सरकार ने, तो आपातकाल लगाने के बाद वो क्या चलता है? 6 महीने तक चलता है। 6 महीने करके उसे आगे बढ़ाना पड़ता है। लेकिन फिर वो कह रहा है अनुमति नहीं दी गई, संसद के दोनों सदनों का अनुक्रमण प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर कितना चलेगा वो? 1 महीने। 1 महीने बाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो अनुमति के बाद भी अगर उसे संसद की अनुमति नहीं दी गई तो 1 महीने से आगे नहीं बढ़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तो तीनों आपातकाल राष्ट्रपति की घोषणा करता है। अरे यार राज्य आपातकाल का मतलब क्या है? यहाँ पे राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल वो भी, और वित्तीय आपातकाल, तीनों की घोषणा तो कैसे करनी है? राष्ट्रपति को करनी है।
आम चुनाव की मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता 2 किलोमीटर के एक मतदान केंद्र। चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करने किसी मतदान केंद्र। इसके दोनों सही है, ऑप्शन ए और बी के। बूथ सेंटर जो बनाए जाते हैं उसमें यह भी ध्यान रखा जाता है कि 1,500 से ज्यादा की संख्या ना हो और वो इतनी दूरी भी ना हो कि वो जिसके पास साधन नहीं वो भी चल के ना आ पाए। तुमने देखा हो तो कई बार तो जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो मैदानी इलाके हैं, असम में और वहां पे जम्मू कश्मीर में तो पता चला कि 5 ही 6 लोगों के लिए बूथ बना है, क्योंकि वो ऊंचाई पे रहता है, कोई पहाड़ी पे रहता है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, दूरी भी ना हो मतदाताओं के लिए और एक बूथ पे लोड भी ज्यादा ना हो। भाई मान जो 5,000 की जनसंख्या पे एक बूथ बना दिया तो दिन भर वोटिंग ही नहीं हो पाई। निम्नलिखित में कौन सा मतदाता सूची के लिए सही है? मुद्रित मतदाता सूची और इस सूची की सीडी आम जनता को बिक्री के लिए उपलब्ध है। मतदाता सूची हर संशोधन के बाद राष्ट्रीय और राज्यों में मुफ्त प्रदान की जाती है। ए और बी सही है, तो ये दोनों सही है, क्योंकि आम जनता को लिए भी उपलब्ध रहता है और जब संशोधन होता है तो दलों को मुफ्त प्रदान की जाती है, जो राष्ट्रीय दल है और राज्य के दल हैं। संसदीय अथवा स्थानीय सरकार के चुनाव नतीजों की वैधता को परखने के लिए जांच प्रक्रिया कौन सी होती है? इसके लिए इलेक्शन पिटीशन डलती है, चुनाव याचिका। अगर आपको किसी भी चुनाव की वैधता को दिक्कत आ रही तो आप इलेक्शन पिटीशन डालें। जनमत अनुमत संग्रह नहीं होता, ना जांच आयोग बनता, ना कुछ बनता है। इसी से क्वेश्चन याद रखना, आर्टिकल 71 बहुत छुपा हुआ आर्टिकल है। वो ये कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कोई विवाद उठा है तो उस विवाद पर सुनवाई कहाँ पे होगी? सुप्रीम कोर्ट में होगी। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव की सुनवाई कहाँ पे होगी? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो बन रहा है आप लोगों से, हम जाते हैं घर में, खाना ना खाएं, आप लोग फ्री हो, ये वाली पीडीएफ हम डाल देंगे और फुर्सत में रहे तो किसी एक दिन पूरी करा भी देंगे। ठीक है, मिल जाएगी टेलीग्राम। क्या ठीक है, जाओ, पढ़ गए, बहुत पढ़ा दिया, इतना कम है क्या? क्वेश्चन बनने लगे तुम लोगों से, बनने लगे?